यूरोप की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज ने एक चौंकाने वाला दृश्य पेश किया है, जिसमें उसने कहा है कि 2025 दुनिया का दूसरा सबसे गर्म साल रहने वाला है। ऐसी संभावना है कि अंत तक ऐसी बात निकलकर सामने आए कि 2025 दुनिया का दूसरा सबसे गर्म साल है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस एजेंसी ने अन्य किन तथ्यों की ओर इशारा किया है, किस वजह से ये नया तथ्य पेश हुआ है? क्या हम पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो बात कही थी, हम उस ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि पूर्व औद्योगिक एरा से जो तापमान निर्धारित करने की बात कही गई थी, वह तापमान अब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण हैं? वैश्विक तापमान के बढ़ने के क्या कारण हैं? और इस पूरी रिपोर्ट में किन तथ्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है, आज के सेशन में हम इन्हीं टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इन फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोप की जलवायु एजेंसी के बारे में, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, जिसे C3S के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसी ने ये बात कही है कि 2025, ठीक है, क्या रहने वाला है? दुनिया का दूसरा, से हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे रहा हो तो इसे दूसरे कलर से लिखते हैं, 2025 दूसरा सबसे गर्म साल होने की संभावना। तो कहां पर ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ऐसा है? क्योंकि सभी क्षेत्र के टेम्परेचर को मापा गया होगा, ठीक है, और 2025 के बारे में ये डेटा कहा गया है। ठीक है, तो 2000 कौन सा ऐसा वर्ष था जो सर्वाधिक गर्म था? वह था 2024। इस रिपोर्ट ने कहा कि 2024 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष था, सबसे गर्म वर्ष था। और 2023 और 2025 दोनों लगभग बराबर गर्म रहने वाले वर्षों में से एक है, और 2025 2023 के बराबर ही गर्म रहने की बात कही गई है कि आगे इस मंथ के एंड तक ऐसा तथ्य बताया जा रहा है कि संभावना है कि ये पूरा गर्म हो ये साल, और ये दूसरा सबसे गर्म साल हो। यूरोप की इस एजेंसी ने पूरे विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों के टेम्परेचर की बात कही है, और उसने कहा कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने वाला है। यह वही सीमा है जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड की थी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को इतना आगे नहीं बढ़ाना है, हमें वैश्विक तापमान को कितना करके रखना था? 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस ये सीमा थी हमारी कि इसे हमें पार नहीं करना है। और इसमें क्या कहा गया कि दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5% डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखने को मिल सकता है। और इसमें इस पूरी रिपोर्ट में किन किन तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है, हम थोड़ा सा उसे भी नोट कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में कब से कब तक का डेटा लिया गया? जनवरी से नवंबर 2025 का, जनवरी से नवंबर 2025 का डेटा लिया गया, ठीक है, और इसके हिसाब से औसत निकाला गया और कहा गया कि जनवरी से नवंबर 2025 के बीच जो तापमान रहा है वो 1.48 डिग्री सेल्सियस रहा है, 1.48 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो अपने जो पूर्व औद्योगिक समय या पूर्व औद्योगिक काल की हम बात करते हैं उससे अधिक बताया जा रहा है। 2023 से औसतन 2023 से 2025 इन 3 वर्षों का औसत निकाला गया। 2025 से माफ कीजिएगा 2023 से 2025 के इन 3 सालों का औसत निकाला गया, और यह पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्या कर गया है, इसको इससे ऊपर जा रहा है। ये औसत 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है, क्योंकि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस उस सीमा के रूप में निर्धारित किया था पेरिस एग्रीमेंट में कि इसको क्रॉस नहीं करना है। हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया था कि ये सुरक्षित सीमा है, सेफर थ्रेशोल्ड है हमारा, इसे हमें क्रॉस नहीं करना। इसे हमने क्या कहा था कि एक सुरक्षित सीमा है, ठीक है। और अगर
ये टेम्परेचर इतना हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि हमने अपनी जो भी निर्धारित किए थे नीति पॉलिसीज कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, हम उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि हम एक भयावह दृश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में साथ नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी अपने काम से पीछे हट रहे हैं, खासकर विकसित देश, वहां पर लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। नवंबर 2025 की रिपोर्ट में, या कहें कि इसी C3 की रिपोर्ट पे, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज की सर्विस की जो रिपोर्ट है, इसने एक और इशारा किया। इसने कहा कि नवंबर 2025 रिकॉर्ड गर्म पड़ रहा है। इसने क्या कहा कि नवंबर 2025 ये क्या रहा है, रिकॉर्ड गर्म पड़ रहा है। और इसने कुछ क्षेत्र की बात कही कि जहां ज्यादा गर्मी देखने को मिली। औद्योगिक पूर्व काल से ही 1.54 डिग्री अधिक गर्म देखने को मिला। 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म देखने को मिला। कौन से क्षेत्र अधिक गर्म रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो गर्म क्षेत्र रहे हैं उसमें है उत्तरी कनाडा, आर्कटिक ओशन वाला क्षेत्र इस बार गर्म रहा है, और अंटार्कटिका भी इस बार गर्म रहा है। तो इसलिए कंसर्न जताया जा रहा है। एक तो कनाडा, खासकर कौन सा कनाडा? उत्तरी कनाडा, जो कि बर्फीला क्षेत्र है, वो इस बार गर्म देखने को मिला। तो उत्तरी कनाडा, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की आर्कटिक ओशन की, तो आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका ये भी इस बार गर्म देखने को मिले हैं। इस वजह से ये रिपोर्ट ज्यादा कंसर्न जता रही है, ठीक है। इसी दौरान कई देखिए जो ये ड्यूरेशन थी, इस ड्यूरेशन में ऐसा देखने को मिला अक्टूबर नवंबर के बाद कि कई सारे भीषण कंसर्न देखने को मिले। जैसे फिलीपींस में 2 भयावह तूफान आए जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड में भारी बाढ़ आई, और ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर भीषण चक्रवात, जैसे हम दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ भीषण चक्रवात इसी अवधि में देखने को मिले, अक्टूबर और नवंबर के दौरान। जो घटनाएं इससे पहले इतनी तेजी से घटित नहीं होती थी। तो भविष्य को काफी चिंताजनक बताते हुए इस रिपोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट तथ्यों की ओर इशारा किया है। ये भी कहा है कि जो स्थान कभी गर्म नहीं होते थे, इतने ज्यादा वो ज्यादा गर्म इस बार देखने को मिले हैं। तो कंसर्न वाला कारण तो है। टेम्परेचर के बढ़ने के क्या कारण है, अब यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आती है, ठीक है, क्योंकि हमने रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की कि तापमान बढ़ने के क्या कारण है। तापमान बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे मुख्य मुद्दा है मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में जैसे ग्रीन हाउस गैसों का लगातार उत्सर्जन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों के उपयोग से लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो हमारे आसपास के वातावरण को गर्म कर रही हैं। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हम सभी जानते हैं, जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, तेल, ये सभी प्राकृतिक गैस, इनके उत्सर्जन से क्या हो रहा है, वायुमंडल में ये गैसें जलती हैं जिससे टेम्परेचर इरेज होता है। और ग्रीन हाउस, देखिए हमने इन्हें जलाया, टेम्परेचर इरेज हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से ये टेम्परेचर इस वायुमंडल की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता, ये पृथ्वी पर ही रह जाता है। इसलिए लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस गैसों को अगर आप कम करेंगे तो ही, इसके उत्सर्जन को कम करेंगे तो ही आप इस टेम्परेचर को गिरा सकते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो ये तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पार्थिव विकिरण को बाहर नहीं निकाल पाता, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से रीजन ये है, औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों का उपयोग बढ़ा है, ठीक है, और इस वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रांति से लगातार की बाद से कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, इनका उपयोग बढ़ा है, और इनके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी हैं, और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मुख्य कारण है, ठीक है। दूसरा है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। विकास के नाम पर जो लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिली हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हम रेन फॉरेस्ट की बात करें, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की बात करें, हम कांगो वन क्षेत्र की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर रेन फॉरेस्ट, रेन कवर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर
वनाग्नि की जो संभावना है, ये वनाग्नि की जो घटनाएं देखने को मिलती है, माफ कीजिएगा संभावनाएं नहीं, घटनाएं देखने को मिल रही हैं, ये लगातार कार्बन सिंक को कम कर रही हैं, क्योंकि जो वन है ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वनों की संख्या लगातार कम हो रही है, वृक्षों की संख्या कम हो रही है, इससे भी लगातार कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। अगला है कृषि और उद्योग। कृषि और उद्योगों की एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ी हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब का जो उत्सर्जन है वह क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट में वापस से नकारात्मक इफेक्ट पैदा कर रही हैं, तापमान को बढ़ा रही हैं। तो तापमान को बढ़ाने की ये प्रमुख कारण है। अब सबसे बड़ी बात कि प्रमुख प्रभाव क्या हुए हैं, इसके प्रभाव ये देखने को मिले कि बढ़ता तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से पृथ्वी और महासागरों का गर्म होना, और पृथ्वी और महासागरों के गर्म होने से इतनी सारे इफेक्ट जो हमने देखे वो पैदा हो रहे हैं। वनस्पतियां खत्म हो रही हैं, जल रही हैं, नष्ट हो रही हैं, एवं जीव जंतु अपनी विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। कई सारी नई बीमारियों का जन्म हो रहा है, कई सारी, देखिए समुद्र स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर का पिघलना इसी का एक प्रमुख कारण है। चरम मौसमी घटनाएं देख रहे हैं, जैसे अधिक तूफान, सूखा, बाढ़, लू की घटनाएं, और लोगों की इससे जान मान की हानि भी हो रही है। कृषि पर असर पड़ रहा है, फसलों की बुआई और पैदावार सब प्रभावित हो रहे हैं, हमने देखा भी। जैव विविधता पर खासा नुकसान है, जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव है और खतरा देखने को मिल रहा है। ये इसके प्रमुख प्रभाव है। बात करें कि आखिर हमें किस ओर ध्यान देना चाहिए, समाधान क्या है? समाधान है कि पेरिस समझौते में हमने जो चीजें निर्धारित की हैं कि हमें पूर्व औद्योगिक काल से जो हमने टेम्परेचर का लेवल डिसाइड किया है उसे क्रॉस नहीं होने देना है। ये प्रमुख उद्देश्य हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो नए संसाधन हैं हमें उसकी ओर जाना है। जैसे हमें जाना है सोलर एनर्जी की ओर, ठीक है, सोलर एनर्जी के साथ साथ हमें जाना है विंड एनर्जी में, विंड एनर्जी की तरफ। विंड एनर्जी के साथ हाइड्रो एनर्जी के साथ हमें हाइड्रोजन से संबंधित जो हम एनर्जी बना रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित, हमें उसकी ओर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अब हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहे हैं। ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी, कम खपत, हमें ऊर्जा की कम खपत पर ध्यान देना चाहिए। लगातार आप अपने उपयोग हेतु जितनी भी चीजें हैं उनका उपयोग करें एनर्जी के लिए, बाकी सभी संसाधनों को बंद रखें। जितना संभव हो सके कम से कम एनर्जी का यूज करें। अगली बात है वनीकरण। एकदम हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है अभी के लिए, सतत विकास को ध्यान देते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए, वो है वनीकरण। यानी देखिए, वनीकरण यानी वृक्षों को लगाना, जिसे हम कहते हैं वृक्षों को लगाना, पौधों को लगाना, पौधों को लगाना, वृक्ष तो बड़े हो जाते हैं, पौधों को लगाना, या आप क्या रखते हैं, वृक्षारोपण। बहुत इंपॉर्टेंट है वृक्षारोपण। भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हम बना पाए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक नया कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और इसे स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, ये भी मात्र 24,999 रुपए में। 24,999 रुपए को भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अब इस कोर्स की खास बात क्या है? कोर्स की खास बात यह है कि ये डायरेक्ट लाइव क्लासेस होंगी स्टूडियो से। आप यहाँ पर चैट के माध्यम से अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। आपको इसमें फाउंडेशन क्लासेस के साथ साथ एक और सुविधा मिलेगी, वो है करंट अफेयर की क्लासेस। 2 वर्षों तक आपको करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा। इन्हीं करंट अफेयर की जो हमारी पीडीएफ जाती है मैगजीन की, उसकी 24 माह तक उसका पीडीएफ संग्रह भी मिलेगा। तो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। कॉल कर लीजिए 8750187501 पर, एडमिशन ले लीजिए और अपने आईएएस बनने के सपने को साकार करिए। या आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स की जो भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं हमने देखी, इसमें आपको करंट जो भी आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी मिलेगा, आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगी और पूरा कोर्स 14 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 18 महीने तक आप इसे देख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप इसे बढ़ावा भी सकते हैं। तो एडमिशन ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और खबर यह है कि दृष्टि का नया सेंटर अब रांची के बाद पटना में भी खुल गया है, तो आप वहां भी जाएं, एडमिशन ले सकते हैं अगर आप क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, प्रश्न है 2023 से 2025 का 3 साल का औसत तापमान
पहली बार किस सीमा को पार करने की राह पर है? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1.2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 1.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 2 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।